मानव उत्पत्ति एवं विकास के टॉपिक में पहला टॉपिक पूरा हुआ पृथ्वी का भौगोलिक इतिहास। पृथ्वी के भौगोलिक इतिहास से मोटा मोटा 3 स्तर समझ में आते हैं। पहला, जैसे कि पृथ्वी के भौगोलिक इतिहास का जो सोनोजोइक एरा था, सोनोजोइक एरा के तृतीय युग, सोनोजोइक एरा के तृतीय युग के पैलियोसीन कल्प में पहले तो प्राइमेट वर्ग या स्तनधारी जीवों का विकास। दूसरे वर्ग में सोनोजोइक एरा के या महाकल्प के तीसरे युग में प्लायोसीन कल्प में विश्व स्तर पर सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में मानव की उत्पत्ति देखने को मिलती है। तीसरे स्तर में नियोजोइक एरा या महाकल्प के चतुर्थ युग के प्लेस्टोसीन कल्प। इन तीनों पे ध्यान देना। ये प्लेस्टोसीन कल्प तीनों मिलते जुलते हैं तो कंफ्यूजन बहुत करेंगे, ध्यान देना है। प्लेस्टोसीन को प्रतिनूतन काल भी कहा जाता है। प्रतिनूतन काल में सर्वप्रथम भारत में शिवालिक श्रेणी में लगभग 5 लाख ईसा पूर्व के आसपास रामापिथिकस शिवापिथिकस के एविडेंस मिलते हैं। भारत स्तर पे 5 लाख ईसा पूर्व में मिलते हैं, लेकिन ये सर्वप्रथम दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में मिलते हैं। भारत पे जो मिलना स्टार्ट होते हैं वो 5 लाख ईसा पूर्व में स्टार्ट हुए, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे अफ्रीका महाद्वीप पे बहुत पहले मिलना चालू हो गए थे। तो मानव उत्पत्ति विकास के चरण में ये कहा जा सकता है लगभग आज से 3.5 करोड़ से 2 करोड़ ईसा पूर्व के आसपास 3 से 4 फीट का कप समूह एक उष्णकटिबंधीय जंगलों से निकलकर मैदानी भाग में आया। अब ये कप समूह उष्णकटिबंधीय जंगलों से निकलकर मैदानी भाग में क्यों आया? अब इसके कोई भी रीजन हो सकता है कि उसका जो जंगली फल फूल थे वो खत्म हो गए होंगे तो खाने की खोज में निकला होगा, या तो वो किसी कारण निकला होगा, एक समूह भटक गया होगा तो जो वो जंगलों तक वापस नहीं पहुंच सका, वो यहाँ का यहाँ मैदानी भाग में ही रह गया, तो उसको अपने मैदानी भाग के अनुकूल अपने आप को ढालना पड़ा। जब वो कप समूह मैदानी भाग में रह गया या आ गया, तब उसके जीवन में 3 प्रमुख परिवर्तन आए। 3 प्रमुख परिवर्तन ये हैं कि उसके हाथ मुक्त हो गए। जब वो समतल मैदान पे चलने लगा तो वो जो भार था धीरे धीरे करके अपने पिछले पैरों पे लेने लगा। आगे के पैर मतलब वो हाथ के रूप में वो प्रयोग करने लगे धीरे धीरे। ये कैसे हुआ? दूसरा परिवर्तन, वो अर्ध उत्थान मुद्रा में चलने लगा। जब वो पहले चारों पैर पे चलता था, फिर जब 2 पैरों पे चलने लगा तो उसकी हल्की रीढ़ की हड्डी हल्की सी सीधी हुई, तो वो अर्ध उत्थान, पूरी तरीके नहीं अर्ध उत्थान मतलब आधा उठा हुआ चलने लगा। तीसरा परिवर्तन ये हुआ कि वो उपकरणों का प्रयोग करने लगा। जब उसके आगे के 2 हाथ मतलब पैर जो हाथ का रूप धारण कर रहे थे वो फ्री हो गए, तो वो अपने लिए अपनी सुरक्षा या शिकार करने के लिए उपकरणों का प्रयोग करने लगा। ये 3 महत्वपूर्ण जो परिवर्तन हुए, वो परिवर्तन ये सफर तय कर दिए कि जो कप समूह जंगलों से आया था वो मानव का रूप धारण कर लिया। इस मानव में कुछ महत्वपूर्ण मानव हैं, उनको आइए देखते हैं। पहला मानव जो है वो सहेलनथ्रोपस है। इसका समय पीरियड 70 लाख ईसा पूर्व लगभग माना जाता है। ये मानव लगभग बंदरों या कप समूह आज के जो बंदर हैं उनसे काफी मिलता जुलता था। बिल्कुल एकदम 19-20 का अंतर था, बिल्कुल बंदरों से मिलता जुलता था। दूसरा मानव हुआ रामापिथिकस शिवापिथिकस। यह मानव 3 से 4 फीट का था। इसके एविडेंस भारत में शिवालिक श्रेणी से मिलते हैं। रामापिथिकस की
पहचान तो थोड़ा सा उभरा हुआ टोडी और हल्का सा, ये नथुने का अभाव था लेकिन हल्का सा उभरा हुआ था। उस आधार पे रामापिथेकस की पहचान हुई। तीसरा मानव ऑस्ट्रोपिथेकस मानव था। ऑस्ट्रोपिथेकस मानव की 2 शाखाएं प्राप्त होती हैं। 2 शाखाओं में पहली शाखा ऑस्ट्रेलोअफ्रिकेंसिस, दूसरी शाखा है ऑस्ट्रेलोअफ्रिकेनस। जो ऑस्ट्रेलोअफ्रिकेंसिस थी इसका समय 30 लाख बीसी लगभग माना जाता है। ऑस्ट्रेलोअफ्रिकेनस का समय 20 लाख बीसी लगभग माना जाता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के ट्रांसवाला टांग के चूने की खदान से 1924 में रेमंड डार्ट महोदय ने इसका एविडेंस खोजा था। सर्वप्रथम ऑस्ट्रोपिथेकस का। ऑस्ट्रोपिथेकस की कपाल क्षमता जो थी, कपाल क्षमता की नाप सेफेलिक इंडेक्स से की जाती है। मतलब कपाल गुहा जो होती है उसको कहते हैं कपाल क्षमता। इसकी नाप सेफेलिक इंडेक्स से की जाती है। इसकी क्षमता थी, कपाल क्षमता 450 से 700 सीसी। इसकी क्षमता 450 से 700 सीसी थी। ऑस्ट्रेलोपिथेकस को ही मानव का आदि पूर्वज भी कहा जाता है, क्योंकि आदि पूर्वज इसलिए कहा जाता है, इसके जीवन और मानव के जीवन में अब कड़ी अच्छे से, मतलब कि मेल जोल बहुत ज्यादा सटीक बैठ रहा है। इसके विशेषता सभी मानव में सीधे लगभग धीरे प्रवेश करने लगती है बढ़ते हुए रूप में। इसका कपि समूह से काफी अलग हो गया था। इसका मनुष्य रूप में ऑस्ट्रोपिथेकस का आकार लगभग आने लगा था। चौथा मानव है होमो हेबिलिस मानव। होमो हेबिलिस मानव ऐसा मानव था, सर्वप्रथम होमो हेबिलिस मानव ने हाथ का खुलकर प्रयोग किया। ये कभी कभी तो अपने हाथ, ऑस्ट्रोपिथेकस हाथ का प्रयोग करता था लेकिन ओपन तरीके से एकदम खुल के नहीं करता था। इसी वजह से जब ये होमो हेबिलिस हाथ का खुलकर प्रयोग करने लगा तो इससे ये कारीगर मानव कहा गया। कारीगर मानव इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने अपने विशिष्ट उद्देश्य के लिए औजार निर्माण करना भी प्रारंभ कर दिया। एक विद्वान हैं जिनका नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस मानव को उपकरण बनाने वाला मानव भी कहा है, लेकिन कुछ विद्वान जिंजोथ्रोपस को भी उपकरण निर्माण करने वाला मानव कहा है। कभी कभी प्रश्न में ये भी ऑस्ट्रोपिथेकस भी ऑप्शन में मिल जाता है। कहा जाता है, माना जाता है कि ऑस्ट्रोपिथेकस भी प्रथम उपकरण निर्माण करने वाला मानव था, लेकिन उस ऑप्शन में अगर ये दोनों हैं तो इसमें होमो हेबिलिस को ही आप चुनिएगा। अगर ये मिल जाता है, वैसे मिलना मुश्किल है, अगर दोनों मिल जाते हैं तो जाकर होमो हेबिलिस। अगर होमो हेबिलिस नहीं है तो आप ऑस्ट्रोपिथेकस को ही चुनेंगे। ऑस्ट्रोपिथेकस नहीं है तो आप जिंजोथ्रोपस को चुनेंगे। पांचवा, होमो हेबिलिस की जो कपाल क्षमता है वो 600 सीसी थी। पांचवा मानव है हीडलबर्ग। हीडलबर्ग के साथ ओनली खाली यूरोप महाद्वीप में मिलते हैं, बाकी महाद्वीप में इनका अभाव है। छठा मानव है होमो इरेक्टस मानव। होमो इरेक्टस मानव मतलब होमो इरेक्टस मानव को खड़ा होकर चलने वाला मानव भी कहा जाता है। होमो इरेक्टस मानव को पिथिक्रेटोपस मानव भी कहा जाता है। पिथिक्रेटोपस मानव का नाम यूजीन डुबिए ने दिया था। यूजीन डुबिए ने होमो इरेक्टस की खोज 1891 में की थी। होमो इरेक्टस की जो कपाल क्षमता थी वो 950 से 1000 सीसी थी। होमो इरेक्टस मानव का जो भार था, वजन 50 से 60 केजी के आसपास रहता था। होमो इरेक्टस मानव की 2 शाखाएं पाई जाती हैं। पहली शाखा है जावा मानव, दूसरी शाखा है पिकिंग मानव।
जावा मानव सर्वप्रथम आग की खोज की थी। आग की खोज अफ्रीका महाद्वीप के इथियोपिया में तुर्काना झील में सर्वप्रथम जावा मानव ने की थी। दूसरा मानव है पीकिंग मानव। पीकिंग मानव को सेनीथ्रोपस मानव भी कहा जाता है। पीकिंग मानव अस्थिपिंजर चीन के बीजिंग शहर से मिलते हैं। लेकिन जावा मानव और पीकिंग मानव दोनों मानव नरभक्षी मानव थे, मतलब ये मनुष्य का भी भक्षण करते थे, मनुष्य भी खाते थे शिकार में। ये जो जावा मानव की कंपेयर में पीकिंग मानव ज्यादा सीधा चलता था। सातवां मानव है नियंडरथल मानव। नियंडरथल मानव जर्मनी के नियंडरथल घाटी से मिलता है। नियंडरथल मानव की कपाल क्षमता 1350 से 1500 सीसी है। ये मानव लगभग आज के मनुष्य से काफी मिलता जुलता है, क्योंकि आप देख लीजिए कि 1350 है तो वर्तमान मानव की कपाल क्षमता लगभग शायद 1400 सीसी के आसपास है, तो ये 1350 से 1540 सीसी के आसपास है। नियंडरथल मानव जो था वो गठिया या असाध्य रोग से पीड़ित था। उसके जो कपाल मिले हैं या फिर उसके जो भी एविडेंस मिले हैं उनसे ज्ञात हुआ है अस्थिपिंजरों से कि वो कहीं न कहीं गठिया रोग से भी ग्रस्त मानव था। नियंडरथल मानव अपने मृतक का दाह संस्कार भी करता था तथा ये मानव मृतक का संस्कार करता था तथा मृतकों को जो दफनाता था उसके साथ फल फूल उपकरण खाद्य सामग्री आदि भी रखता था। इस मानव को कहीं न कहीं लौकिक जीवन में विश्वास था कि हम लोग मरने के बाद जाएंगे, हमारे पूर्वज, तो वहाँ खाने पीने के लिए कुछ चाहिए। तो इससे आभास होता है कि इसको लौकिक परलौकिक जीवन में भी विश्वास था। इस मानव में सर्वप्रथम वर्ग विभाजन श्रम विभाजन या लिंग विभाजन। इस मानव में वर्ग विभाजन, श्रम विभाजन, लिंग विभाजन तीनों विभाजन देखने को मिलता था। मतलब महिलाओं का अलग था, पुरुष अलग है, नर मादा, इन सब चीजों का इन लोग का विभाजन स्पष्ट था कि ये काम महिलाएं करेंगी या फिर ये काम जेंट्स करेंगे। ये विभाजन नियंडरथल मानव में पाया जाता है। इस मानव को लिपि अक्षरों का ज्ञान था। ऐसा ज्ञात हुआ कि जो गुफाएं हैं जहाँ से इसके एविडेंस मिले हैं उस गुफाओं में अक्षर बड़े बड़े बने हैं। उनसे ज्ञात हुआ कि इस मानव को लिपि या अक्षरों का ज्ञान था। ये मानव आग का व्यापक स्तर पर प्रयोग करता है। आग की खोज तो होमो इरेक्टस मानव की शाखा जावा मानव ने किया था, खोज तो कर दी, लेकिन उसका आग का व्यापक प्रयोग करने वाला मानव पूछा जाए तो वो था नियंडरथल मानव। नियंडरथल मानव भोजन को पकाने में करता था, प्लस अपना द्रह संस्कार करता था, अन्य चीजों में भी आग का प्रयोग करता है। इस वजह से कहा जाता है इसने आग का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया। अगर खोजकर्ता पूछा जाए तो जावा मानव, होमो इरेक्टस की शाखा जावा मानव ने किया था, लेकिन आग का व्यापक स्तर पर प्रयोग पूछा जाए तो नियंडरथल मानव ने किया था। आठवां मानव है क्रो-मैग्नन मानव। इसकी कपाल क्षमता 1600 सीसी था। ये बुद्धिमान मानव कहा जा सकता है, लेकिन बुद्धिमान मानव इसको भी कहा जाता है। नियंडरथल मानव को बुद्धिमान मानव भी कहा जाता है। इसकी कपाल क्षमता वर्तमान के कंपेयर में भी बहुत थी। इसकी देख लो 1600 सीसी इसकी कपाल क्षमता थी। क्रो-मैग्नन के जो अवशेष मिलते हैं वो फ्रांस में ही मिलते हैं ज्यादातर। नवा मानव है होमो सेपियंस मानव।
होमो सेपियंस मानव, ये आधुनिक मानव जो है, आधुनिक मानव ये जो आज की शाखा है, इस आधुनिक मानव इसी की शाखा है। अगर आधुनिक मानव पूछा जाए तो ये हो जाएगा, आधुनिक मानव के आदि पूर्वज तो ये हो जाएगा, लेकिन मानव के आदि पूर्वज पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस ही होगा। इस मानव का विकास भारत का जो पसार काल है उसका पूरा पसार काल, मध्य पसार काल, उच्च पूरा पसार काल के थर्ड स्टेप में उच्च पूरा पसार काल में माना जाता है। 10वां मानव है होमो फ्लोरेंसिस। 10वां मानव है होमो फ्लोरेंसिस मानव। इस मानव के एविडेंस इंडोनेशिया से मिलते हैं। इस मानव का जो समय है वो 50,000 ईसा पूर्व लगभग माना जाता है। ये रहा हमारा मानव उत्पत्ति एवं विकास का टॉपिक। आज की क्लास में मानव उत्पत्ति विकास पूरा हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा।